अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और जी हाँ, मैं आप लोगों की फरमाइश पर आज एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये जो वीडियो है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक सवाल आता है कि मंदरजा झैल 6 सवालों में से किन्हीं 3 सवालों का जवाब दे, तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम गेस 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, जो आपके लिए काफ़ी अहम है। तो ये वीडियो जो है ये आप तमाम बच्चों के लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, इसलिए इसे आप आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो सुन लिए तो आसानी से आप ये सारे सवालात याद कर लेंगे। तो अगर आप 2023 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए काफ़ी अहम है ही, लेकिन अगर आप 2024 या 2025 या 26-27 में भी देखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अहम है। तो चलिए हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप वह सारे सवालात जो आपको याद करना ज़रूरी है वह सुन लें। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। सवाल नंबर 2 है मिट्टी की तह में कुदरत ने कौन कौन से ख़जाने छुपा रखे हैं। सवाल नंबर 3 में है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की खाका निगारी पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 4 में है इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 5 में है वज़ीर आगा या अहमद जमाल पाशा का तारुफ बयान कीजिए। सवाल नंबर 6 में है दास्तान बागो बहार का खुलासा अपने ज़बान में लिखिए। सवाल नंबर 7 में है टूबर टेक सिंह के कर्ब को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। अफसाना भूले बिछड़े गीत के मरकज़ी ख्याल पर रोशनी डालिए। उसके बाद है सवाल नंबर 9 अम्मू के चारों बेटों का नाम और उनका काम बताइए। सवाल नंबर 10 में है अफसाना प्रॉमिस में अम्मू के दुखी रहने का क्या सबब है। सवाल नंबर 11 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत निगारी की खुसूसियत बताइए। सवाल नंबर 12 में है मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान की चाय को सयाल हलवा क्यों कहा है। सवाल नंबर 13 में है नज़्म गुफ्तगू या मेरा सफ़र का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। और सवाल नंबर 14 में है नज़्म गुफ्तगू के ज़रिए शायर हमसे क्या कहना चाहता है। उसके बाद सवाल नंबर 15 में देखिए नज़्म मुतशायर का खुलासा लिखे। सवाल नंबर 16 में है गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। सवाल नंबर 17 में है गालिब के हालात ज़िंदगी पर नोट लिखे। उसके बाद सवाल नंबर 18 जो VVI क्वेश्चन है मरसिया के अज़ाए तरकीबी बयान कीजिए। दास्तान फसाने अजायब का तारुफ पेश कीजिए, ये सवाल नंबर 19 है। उसके बाद सवाल नंबर 20 में एहसान दानिश की खुदनविश से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। आगे है एहसान दानिश अपनी कौन सी यादगार छोड़ना चाहते थे। उसके बाद है अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। फिर सवाल नंबर 22 में है नज़्म आवारा में रात के वक्त शहर के जो मनाजिर बयान किए गए हैं उन्हें अपनी ज़बान में लिखिए। उसके बाद है सवाल नंबर 23 में कसीदा के अज़ाए तरकीबी बयान कीजिए। उसके बाद है सवाल नंबर 24 वली दकनी का तारुफ पेश कीजिए। और लास्ट सवाल है वली दकनी या मिर्ज़ा गालिब के 2 शेर लिखकर उनके मानी बताइए। तो इस तरह से ये कुल 25 सवालात हैं जो मैंने गेस किया है। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो आप यहीं तक वीडियो रोक सकते हैं और आप के पास अगर इसका जवाब है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसका जवाब आपको मालूम नहीं है तो आप आराम से ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। इंशाअल्लाह मैं आपको काफ़ी आसान ज़बान में समझा दूंगा इन सारे सवालों का जवाब, जो आप आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसका जवाब देखते हैं शुरू से, सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 25 तक। तो मैं थोड़ा जल्दी में बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपका काम भी निकल जाए। तो देखिए सबसे पहला सवाल था फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। तो जवाब है फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। ये सवाल जो है ये सबसे पहला सबक जो है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी वहाँ से लिया गया है, जो एक खाका है। तो क्या लिखे हैं, फ़रहतुल्लाह बेग अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उन्होंने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले ये पूछा कि फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा, तो यहाँ तक लिख दिए
फिर आगे देखिए, ये 5 मार्क्स में है तो इसलिए थोड़ा डिटेल में लिखना है। उन्हें करीब से देखा और उनका मुशाहिदा भी किया, मगर फ़रतुल्लाह बेग से एराब की गलतियाँ होती थी, यानी ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ होती थी, और उनका सर्फ़ नहू भी कमज़ोर था और नज़्म में भी दिक्कत होती थी। इसलिए उनके उस्ताद उनसे हमेशा खफा होते थे, यानी गुस्सा होते थे, और परेशान होकर फ़रतुल्लाह बेग को तालीम देने से इनकार कर दिया करते थे। लेकिन फ़रतुल्लाह बेग को चूँकि इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था, इसलिए उस्ताद की फटकार के बावजूद वह वहाँ से टस से मस नहीं होते थे। उनकी ज़िद थी कि वह तालीम हासिल करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। बिलाखिर फ़रतुल्लाह बेग के इस शौक़ को देखकर उनके उस्ताद नज़ीर अहमद को अपने फ़ैसले पर यह कहना पड़ा कि अगर तुम चले जाते तो मेरे घर में फिर कभी घुसना नसीब न होता। मैं तुम्हारे शौक़ को आज़माता था, मगर तुमने मुझे ही आज़मा डाला। खुदा ऐसे शागिर्द सबको नसीब करे, क्योंकि यह बेहयाई नहीं है बल्कि यह शौक़ है इल्म का। जिसको चस्का होता है वह बुरी भली भी सुनता है, बदशौक़ भाग निकलते हैं और शौकीन उस्ताद को पा लेते हैं। तो इस तरह से फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा, इसका जवाब इस तरह आप लिख सकते हैं आसानी से। आगे देखिए, मिट्टी के तह में कुदरत ने कौन कौन से ख़जाने छुपाए हैं। ये सबक नंबर 2, मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी है, वहाँ से ये लिया गया है। तो जवाब देखिए, मिट्टी की तह में कुदरत ने ऐसे ऐसे नायाब ख़जाने छुपा रखे हैं जिनको काम में लाकर इंसान एक मुहज़्ज़ब आदमी कहलाता है ना। क्या कहलाता है? मुहज़्ज़ब आदमी कहलाता है। फिर आगे देखिए, आगे है तरह तरह की मादनियात। मादनियात का मतलब क्या हुआ, यानी वह चीज़ें जो खान से निकलती है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना मिनरल्स, तो वही है तरह तरह की मादनियात, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात वगैरह मिट्टी के अंदर ही होते हैं। इन मादनियात यानी इन मिनरल्स के बगैर तो इंसान जानवरों जैसे ज़िंदगी बसर करता है। दीगर चीज़ों से क़तई नज़र मिट्टी के बाज़ टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। निस्बतन यह दूसरे तमाम कुदरती ख़जानों से ज़्यादा मुफीद है। ख्वाजा हसन नज़ामी कहते हैं कि मिट्टी के तेल को भले हक़ीर और बेवक्त समझा जाए, मगर दर हकीकत यह है कि इसके दम से आदमी रोशनी पाता है। आज बिजली आ गई है, मगर इस मिट्टी के तेल पर दुनिया के बेशतर लोगों का इन्हिसार है, बिल्कुल, यानी इसी पर वो डिपेंडेंट है। इससे न सिर्फ लोग अपनी रातों में उजाले भरते हैं, बल्कि यही वह मिट्टी का तेल है जो दुनिया के तमाम कल कारखानों में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह आप आसानी से ये सवाल का भी जवाब आप लिख देंगे। आगे देखिए, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। तो फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश, ये जो खाका इनका है, उनके बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो किस तरह आप लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे कि फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में दिल्ली के एक महल्ला चौड़ी वालान में हुई। फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। अच्छा, यहाँ पर इनकी पैदाइश जो है वो 1885 में हुई, जो सही है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के यूँ तो अक्सर मज़ामीन अहम समझे जाते हैं, लेकिन इनके 3 मज़ामीन इनकी शोहरत का सबब है। एक है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, जो आपको पढ़ना है। उसके बाद है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, और तीसरा जो है वो है फूल वालों की सैर। ये तीनों मज़ामीन अक्सर यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है, लेकिन इनकी शोहरत का असल दारोमदार कौन है? वो जो मज़मून आपको पढ़ना है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, वही है। तो यही लिखा गया है यहाँ पर कि इनकी शोहरत का असल दारोमदार मज़मून नज़ीर अहमद पर ही है, जिसकी अशात के बाद इनकी अहमियत बहैसियत खाका निगार काफ़ी बढ़ गई और हर तरफ से तारीफ़ें होने लगी। इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, इसलिए आप आसानी से लिख सकते हो। आगे है एक खाका निगार और मज़ाह निगार की हैसियत से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की एक ख़ास अहमियत है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के खाके दिलचस्पी से पढ़े जाते हैं। उन्होंने नज़ीर अहमद, अज़मतुल्लाह ख़ां, वहीदुद्दीन सलीम पर खाके लिखे हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अपनी तहरीर को बोझल नहीं बनाते। मुख्तसर यह कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग एक कामयाब खाका निगार कहे जाने के मुस्तहिक़ है। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे है इंशाइया और मज़मून में क्या फ़र्क है। देखिए, इसका डिफिनेशन जो है मैं एक आसान ज़बान में बताऊंगा, और वो भी आसान ज़बान में, दूसरा डिफिनेशन भी आसान में बताऊंगा, लेकिन इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लेना। तो पहले देखिए, ये मैं आपको आसान ज़बान में बताता हूँ। इंशाइया मज़मून की ही एक शक्ल है, इसलिए इन दोनों में ज़्यादा क़ुर्बत यानी नज़दीकी पाई जाती है। समझे? मैंने यहाँ पर नज़दीकी भी ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप क़ुर्बत का मतलब समझ सको। बज़ाहिर इन दोनों में मुशाबहत यानी ऐसा समझे समानता जो कहते हैं।
बज़ाहिर इन दोनों में समानता मालूम होती है, बावजूद उसके गौर करें तो कई बार ऐसे इम्तियाज़ात ज़ाहिर होते हैं जो मज़मून और इंशाइया में फ़र्क पैदा करते हैं। ये आसान ज़बान में मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या लिखेंगे फ़र्क में? मज़मून संजीदगी पर मबनी होता है जबकि इंशाइया के लिए ये ज़रूरी नहीं है। क्या आसानी से आप नहीं लिख लेंगे? आगे देखिए, मज़मून का इसलूब सादा और आम फ़हम होता है जबकि इंशाइया गज़लिया ज़बान में लिखी जाती है। ये भी आसान है। आगे है, मज़मून में जो बातें कही जाती है उनमें एक रब्त होता है, समझे, और जबकि इंशाइया में जो बातें कही जाती है वह तितर बितर होता है। समझ गए? तो ये भी आप आसानी से समझ गए। आगे है, मज़मून आगाज़ नफ्स मज़मून और ख़ात्मे पर मबनी होता है जबकि इंशाइया अचानक शुरू और अचानक ख़त्म हो जाता है। आगे है, मज़मून के इख्तिताम पर मुसन्निफ़ अपना मद्दुआ यानी दुआ बयान करता है जबकि इंशाइया में नतीजा कारी पर यानी दर्शक पर छोड़ा जाता है। तो ये आसान ज़बान में मैंने बताया। एक और है, वो भी आसान ज़बान में है, लेकिन आपको जो समझ में आए वो लिखेंगे। देखिए, दोनों में मैंने शुरू में यही चीज़ लिखा है, जैसे इंशाइया मज़मून की ही एक शक्ल है इसलिए इन दोनों में ज़्यादा क़ुर्बत यानी नज़दीकी पाई जाती है। बज़ाहिर इन दोनों में मुशाबिहत मालूम होती है, बावजूद इसके गौर करें तो कई बार ऐसे इम्तियाज़ात ज़ाहिर होते हैं जो मज़मून और इंशाइया में फ़र्क पैदा करते हैं। ये मैंने दोनों में शुरू में लिखा है। उसके बाद आगे देखिए, मज़मून की एक हैयत होती है। मज़मून में मौजू से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जाती है जबकि इंशाइया में मौजू की कोई क़ैद नहीं होती, बल्कि इंशाइया निगार को यह आज़ादी हासिल रहती है कि मौजू से जुड़ी दूसरी बातों को भी वह दरमियान में कलम बंद करता चला जाता है और उसमें अपनी ज़ाती तासुरात भी शामिल कर देता है। जिस तरह मज़मून में इब्तिदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और इख्तितामिया हिस्सा होता है, उस तरह इंशाइया को उन मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्जा बंद नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इंशाइया की कोई ख़ास हैयत नहीं होती है और उसकी फ़ज़ा गैर रस्मी होती है। जिस तरह से मैंने उसमें बताया था ना कि मज़मून में जो बातें नहीं, वो जो बताया था कि मज़मून आगाज़ नफ्स मज़मून और ख़ात्मे पर मबनी होता है जबकि इंशाइया अचानक शुरू और अचानक ख़त्म होता है, वही वाली बात है यहाँ पर, समझे। आगे देखिए, इंशाइया की कोई ख़ास हैयत नहीं होती है और उसकी फ़ज़ा गैर रस्मी होती है। मज़मून में अपना सारा ज़ोर बात को आलिमाना अंदाज से कहने पर होता है और उसका बुनियादी मकसद मालूमात फ़राहम करना होता है, जबकि इंशाइया में मालूमात से ज़्यादा तासुरात की अहमियत होती है। यह तासुरात इंशाइया निगार की ज़हनी तरंग के ताबे होते हैं। इंशाइया निगार हो चाहे मज़मून निगार, दोनों के लिए ज़रूरी है कि वह अच्छे और बेहतरीन नस्र निगार हो, साथ साथ उनका मुताला व मुशाहिदा भी काफ़ी वसी हो और मामूली बात को भी वह अपने ज़ोर कलम से गैर मामूली बनाने पर अबूर रखते हो। तो आपको इन दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, वज़ीर आगा या अहमद जमाल पाशा का तारुफ बयान कीजिए। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप? तो जवाब इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले वज़ीर आगा का हम पढ़ेंगे क्योंकि एक इंशाइया क्या है, जो एक मज़मून है, वो वज़ीर आगा का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जवाब इस तरह लिखेंगे कि हमारे निसाब में शामिल मज़मून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ वज़ीर आगा हैं जिनकी पैदाइश 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सरगोदा के वज़ीर कोट इलाक़े में हुई। इनकी पैदाइश ज़रूर याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। इन्होंने से मुराद वज़ीर आगा ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के बाद 1956 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में तंज़ो मज़ाक के मौजू पर PhD की डिग्री हासिल की। इनकी कई अदबी हैसियतें हैं। गज़ल और नज़म के शायर तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा एतबार नक्काद की हैसियत से हासिल हुआ। दूसरी सिनफ़ों से इनका ताल्लुक़ भी गहरा है। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, उर्दू शायरी का मिजाज, नज़म जदीद की करवटें, तख्लीक़ी अमल, तनक़ीद और मजलसी तनक़ीद, इक़बाल, तसव्वुरात अक़्ल व ख़िर्द उनकी मौज़ूई किताबें हैं और तनक़ीद और एहतसाब, नए तनाजुर और मानी और तनाजुर उनके मशहूर तनक़ीदी मज़ामीन हैं। समझे, ये सब आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके अलावा चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा इनके इंशाइयों के मजमूए हैं। आपसे पूछा जा सकता है वज़ीर आगा के दो इंशाइयों के मजमूए का नाम लिखिए, तो चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा। वज़ीर आगा अपने इंशाइया में अदम तकमीलियत, ताज़गी, जिद्दत और खुशगवार सादगी जैसी आमेज़िश को लाज़मी समझते हैं। इन्होंने अपने मज़मून में इन अनासुर से बहस करते हुए यह नतीजा अख़ज़ किया है कि मज़कूरा बाला अनासुर की शमूलियत के बाद ही इंशाइया क़ारीन को मुतासिर करता है। तो इस तरह से आप आसानी से इसका जवाब लिख लेंगे। चलिए आगे देखिए,
आगे वही क्वेश्चन है, वज़ीर आगा या अहमद जमाल पाशा का तारुफ बयान कीजिए। तो वज़ीर आगा का हम तारुफ बयान कर चुके हैं, अब अहमद जमाल पाशा का करना है। तो देखिए हमारे निसाब में शामिल इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है। जी हाँ, ये सबक जो है ये 5वां सबक है आपके निसाब में, इसका नाम है हिजरत। तो अब क्या वो एक इंशाइया इसलिए हमने लिख दिया हमारे निसाब में शामिल इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है? अहमद जमाल पाशा है, जिनका असल नाम आगा मोहम्मद नुज़हत पाशा था, लेकिन अदबी दुनिया में अहमद जमाल पाशा के नाम से मशहूर हुए। इनकी पैदाइश जो है वो 1 जून यानी 1 जून 1929 ईस्वी को इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में हुई। जी हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इनके वालिद का नाम शजात हुसैन और वालदा सरवरी खातून थी। अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी में क्वींस हाई स्कूल से मैट्रिक, 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास किया और उसके बाद आला तालीम के गर्ज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से 1958 ईस्वी में एमए किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनके लिए बहुत ही सोदमंद रहा। यहाँ पर उनको बासलाहियत उस्ताद के अलावा बेहतरीन दोस्तों अहबाब मिले, जिन्होंने इनकी सलाहियतों को जला बख्शी। अहमद जमाल पाशा दूसरी मरतबा अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में बंधे, क्योंकि इनकी शादी जो है वो पहली बीवी के इंतकाल के बाद 1966 ईस्वी में दूसरी बीवी से हुई थी, यानी दूसरी शादी जो है इनकी 1966 ईस्वी में हुई थी सरवर जहां से, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। 1976 में मुस्तकिल क़याम के खातिर अपने ससुराल सिवान चले गए, यानी सिवान जो है ये इनका ससुराल था। अहमद जमाल पाशा का ख़ास मैदान तंज़ो ज़राफ़त है, जो ऑब्जेक्टिव में आता है, जिसका एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी ने सागर सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा। जी हाँ, इनकी वफ़ात 1987 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने से पटना में हुआ और इनकी तदफीन जो है वो कहाँ हुई थी? तिलहट्टा, एक जगह का नाम है सिवान में, वहाँ पर हुई थी। तो इस तरह आप आसानी से इसका जवाब भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे है दास्तान बागो बहार का खुलासा अपने ज़बान में लिखिए। ये BBI क्वेश्चन है, तो देखिए ये आप ज़रूर याद रखेंगे और मैंने आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है, इसलिए इसे ही आप 2-3 मरतबा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसका जवाब पढ़ रहे हैं, आप सुनते जाएं और याद करते जाएं। हमारे निसाब में शामिल दास्तान बागो बहार के मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी है। जी हाँ, बिल्कुल मीर अमन देहलवी है। बागो बहार में मीर अमन ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वह हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन से पूरी तरह मेल खाती है। अब यहाँ पर तहज़ीब व तमद्दुन आया, यानी कहने का मतलब है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, समझे? इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो यही चीज़ कहा गया है कि जो वह हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन से पूरी तरह मेल खाती है। बागो बहार की ज़बान इस कदर सादा आसान है कि हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन से पूरी तरह हम आहंग है। हम आहंग का मतलब एक दूसरे से मिलती हुई, यही हुआ। बागो बहार उर्दू की उन लाजवाल किताबों में सरे फहरिस्त है जिन पर वक्त की कभी गिरद नहीं पड़ी। किस्सा, अब देखिए किस्सा जो है ना कुछ इस तरह है जो आसान से आप समझ जाएंगे और इसे ही आप लिखेंगे, मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये आसान ज़बान में है। तो किस्सा यूँ है कि चीन रोम के बादशाह का बेवक्त इंतकाल हो जाता है। शहज़ादा मुल्क चीन के बादशाह का बेटा है। अपने वालिद का इंतकाल हो जाने से शहज़ादा बेयारो मददगार रह जाता है। अब शहज़ादे के चचा ने उसके बाप के मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और शहज़ादे को मार डालने की तदबीर करने लगा। मुबारक जो दरबार का पुराना नमकखार था, वह शहज़ादे की मदद के लिए उठ खड़ा होता है और शहज़ादे को जिन्नातों के बादशाह मलिक सादिक के पास ले जाता है। जिन्नातों का बादशाह शहज़ादे के बाप का दोस्त था, इसलिए मुबारक को यकीन था कि वह उसकी मदद ज़रूर करेगा। यानी मुबारक कौन था? क्या कहते हैं, शहज़ादा के बाप जो इंतकाल कर गया ना, उसका नमकखार था, उसके दरबार का। आगे देखिए, 1 महीने के सफ़र के बाद मुबारक शहज़ादे को लेकर मलिक सादिक के दरबार में पहुंचता है और शहज़ादा का तारुफ मलिक सादिक से कराता है। मलिक सादिक शहज़ादा की मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे भी एक माशूका की तलाश है जिसकी तस्वीर शहज़ादे को देता है और कहता है कि वह इसे तलाश करे। साथ में यह भी कहता है कि वह माशूक को देखकर खुद आशिक न हो जाए। वह मलिक सादिक की अमानत है, इसलिए अमानत में खयानत न करे। समझ रहे हैं ना आप बात? शहज़ादा 7 बरसों तक जंगलों, बयाबानों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपनी मंजिल पा लेता है।
मतलब यह कि उसे माशूका मिल जाती है। हसीन माशूका को देखकर यानी खूबसूरत माशूका को देखकर शहज़ादा अपना होशो हवास खो बैठता है और मुबारक की कोशिशों से अपनी सही हालत में वापस आता है। फिर बाद में होश में आने के बाद वह माशूका और उसके फ़कीर बाप के सामने मलिक सादिक का तज़किरा नहीं करता है। अंधा फ़कीर भी अपनी हसीनो जमील बेटी की कहानी बयान करता है। वह कहता है कि इस मुल्क का शहज़ादा यानी वही मलिक सादिक भी इसके हुस्न जमाल की शोहरत सुनकर इस पर फरेफ्ता हो गया है और शादी की पेशकश कर दी है। दोनों तरफ शादी की तैयारियां होने लगती है। अलगर्ज शहज़ादा तवील सफ़र तय करने के बाद अपनी मंजिल पा लेता है। मतलब यह कि उसको मलिक सादिक की महबूबा मिल जाती है। तो कितना मज़ा आया ये दास्तान सुनकर। इसे ही आप अपनी ज़बान में लिख देंगे और ये अपनी ज़बान में ही लिखा गया है यानी आसान ज़बान में लिखा गया है। इसे ही आप 2-3 मरतबा पढ़ें, याद हो जाएगा और ये आप ज़रूर पढ़कर जाएंगे एग्ज़ाम में क्योंकि ये आ सकता है। चलिए आगे देखिए आप। टूबर टेक्सिंग के कर्ब का मतलब दर्द को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो देखिए किस तरह से इसका जवाब होगा। पेश नज़र अफसाना जो हमारे नसाम में शामिल है जिसका उन्वान टूबर टेक्सिंग है या उन्वान अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टूबर टेक्सिंग हिंदुस्तान के पंजाब में एक गाँव का नाम है। जी हाँ, टूबर टेक्सिंग ऐसा लगता है कि किसी आदमी का नाम है लेकिन नहीं, ये हिंदुस्तान के पंजाब में एक गांव का नाम है और वहीं का रहने वाला बिशन सिंह नाम का एक सिख था जो इस अफसाने में पागल है। उसे लोग टूबर टेक सिंह कहते थे। यानी टूबर टेक सिंह का ये रहने वाला बिशन सिंह था, इसलिए इसे टूबर टेक सिंह कहते थे। बिशन सिंह को अपने गाँव, अपने रिश्तेदारों की याद बराबर आती थी, खासकर उसे अपनी बेटी रूप कौर। जी हाँ, इनकी बेटी का नाम रूप कौर था। बच्चे या गाइड वगैरह में आप भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहन लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बेटी रूप कौर जो उससे बिछड़ गई थी, समझे। बिशन सिंह को अपने ख़ानदान और बेटी का दर्द, कर्ब का मतलब दर्द, हमेशा रुलाता रहता था, सोचता रहता था और इसी वजह से वह पागल हो गया था। वह 15 साल से पागल खाने में था। हर वक्त उसकी ज़बान से अजीबो गरीब अल्फाज सुनाई देती थी। और ये अल्फाज क्या है, ये अजीबो गरीब ही है। बस अगर आपको याद होता है तो एग्ज़ाम में लिख देंगे, वरना बस सुन ले आप। ऊपर दी, गिर दी, ऐस दी, बेधियाना दी, मंग दी, दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट, यही ये अजीबो गरीब अल्फाज बोलता रहता था। टूबर टेक सिंह हर वक्त दूसरे पागलों से यही पूछता रहता था कि वह कहाँ है जहाँ का वह रहने वाला है। यानी वो हरदम पागलों से पूछता रहता था कि टूबर टेक सिंह कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला है। यानी जहाँ का वह रहने वाला है वो टूबर टेक सिंह गाँव कहाँ है। तो किसी को मालूम ना था वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। बिशन सिंह रात को सोता नहीं था। पागल खाने के पहरादारों का कहना था कि वह सोता तो दूर की बात, वह कभी लेटा भी नहीं था। वह नहाता भी कम था, इसलिए उसके बाल आपस में जमकर रह गए थे। गांव और अपनों से जुदाई में उसका ज़ाती दर्द था यानी कर्ब था, जिस दर्द में यानी जिस कर्ब में बिशन सिंह पागल हो गया था और टूबर टेक सिंह उसके लिए दर्द की अलामत बन चुका था। गोया यह सिंह से अपने आप को ही गोया टेक सिंह समझने लगा था। समझ गए। तो आसान है, कितना आप लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए। अफसाना भूले बिसरे गीत के मरकज़ी ख्याल पर रोशनी डालिए। तो देखिए इसका जवाब है हमारे नसाब में शामिल अफसाना भूले बिसरे गीत के मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद है, जिनकी पैदाइश 1936 ईस्वी में मुज़फ़्फ़रपुर में हुई। इनकी पैदाइश आप ज़रूर याद रखेंगे। इनका आबाई वतन जो है वो गया है, जबकि इनकी पैदाइश मुज़फ़्फ़रपुर में हुई। ये देख रहे हैं, कन्फ्यूज़न वाला ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इस अफसाने में मुलाजमत से रिटायर होने के बाद इंसान की तन्हाई के कर्ब यानी दर्द पर फ़नी चाबुकदस्ती के साथ रोशनी डाली गई है। अफसाने का मरकज़ी किरदार सैयद अज़ीज़ अहमद है। रिटायरमेंट के बाद फ़िक्र एहसास की दुनिया जिस नशेबो फ़राज, जी हाँ, नशेबो फ़राज का मतलब क्या होता है, तो ये जो है नशेबो फ़राज यानी नीची और बुलंद जगह, ऐसा कह ले, इसका मतलब यही होता है। तो अब आप इसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा। तो अफसाने का मरकज़ी किरदार सैयद अज़ीज़ अहमद है। कहाँ गया, हाँ, रिटायरमेंट के बाद फ़िक्र एहसास की दुनिया जिस नशेब फ़राज के तूफ़ान से गुज़रती है यानी ऊंची नीची, समझ लें। इसकी फ़नकाराना अक्कासी इस अफसाने में की गई है। भूले बिसरे गीत के उन्वान से सुबकदोश मुलाजिम के कर्बो एहसास यानी दर्दो एहसास को जिस तौर पर पेश किया गया है, इससे अफसाना निगार की बसीरत यानी महारत होता है और इजहार बयान पर इसकी कुदरत का बखूबी पता चलता है। एक बावकार मुलाजमत से रिटायर हो जाने के बाद लोगों के जहन से फरामोश होने और साथ ही साथ अपनों जिनमें नवासा, बेटा और बीवी भी शामिल है,
का जो बेरहम रवैया और सलूक उसके साथ होता है वह किस्से पारीना यानी गुजरी हुई बात। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको आसान हो। तो गुजरी हुई बात समझ कर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसको इस अफसाने का मौजू बनाया गया है। सैयद अजीज़ अहमद इसी किरदार की नुमाइंदगी करता है जिसकी तन्हाई के दर्द को अफसाना निगार ने मुअस्सिर तौर पर इस अफसाने में पेश किया है। तो इस तरह आप लिख देंगे। चलिए अब आगे देखिए, अम्मू के चारों बेटों के नाम और उनके काम बताइए। तो इसमें चारों बेटों का नाम, तो सबसे पहले अम्मू के तो 4 बेटे थे, ये आप समझ गए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे अम्मू के कितने बेटे थे, तो 4 बेटे थे। उनके नाम खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद था। इनमें खुर्शीद डॉक्टर था और शिकागो में रहता था। रशीद भी इंजीनियर था और अमेरिका में रहता था। और जमशेद भी न्यूयॉर्क में इंजीनियर था। ठीक है। सबसे छोटा लड़का हमीद जो था वो घर पर ही रहता था क्योंकि पढ़ाई वगैरह में दिल नहीं लगता था उसे, जिस वजह से दिन भर आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता था। एक रोज़ सियासी पार्टी में शामिल हो गया और कुछ दिनों के लिए मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बन गया। बस इतना आप लिख देंगे। आगे देखिए, अफसाना प्रॉमिस में अम्मू के दुखी रहने का क्या सबब है। तो अफसाना प्रॉमिस जिसके मुसन्निफ जिलानी बानो हैं, इस अफसाने का मरकज़ी किरदार अम्मू है जो 2 सालों से बीमार रह रही थी। वह उलझी सांसों के दर्द को थामे दिल ही दिल में सोच रही थी कि सुनसान घर, खाली कमरे, सूना आंगन, अंधेरे कमरे में अकेली लेटी दर्द से तड़प रही थी। बदन का कोई हिस्सा काबू में न था। दवा से भी क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाने की कोशिश करती तो सारा बिस्तर भीग जाता। अम्मू ने बेटों की तालीम के लिए सारी जायदाद फरोख्त कर दी थी। अच्छी डिग्रियां हासिल करते ही बेटे गैर ममालिक चले गए। अम्मू इन्हीं बातों से दुखी थी। आगे देखिए VVI क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सयाल हलवा क्यों कहा है। तो जवाब देखिए, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान की चाय को सयाल हलवा क्यों कहा। आइए इसकी वजाहत करें कि नसाब में गुबार खातिर के 3 खतूत शामिल हैं जिन्हें मौलाना आज़ाद ने किला अहमदनगर में असीरी का मतलब होता है कैद, यानी किला अहमदनगर में कैद के दौरान लिखे थे। इनमें से एक ख़त में चाय का खुसूसी तौर पर जिक्र करते हुए मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सयाल हलवा कहा है। मौलाना आज़ाद चाय नोशी के मामले में बहुत ही आला ज़ौक़ रखते थे। पहली बात तो यह कि वह चाय में दूध नहीं डालते थे। हिंदुस्तानी अवाम में अंग्रेज़ों के असर से जब चाय का रिवाज हुआ तो इसमें दूध डालने की रवायत चल पड़ी और चीनी की मिकदार भी बढ़ा दी गई। यानी रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे एक तीसरी तब्दीली यह हुई कि चाय में दूध डालने के बजाय दूध में चाय डाली जाने लगी। नतीजा यह हुआ कि चाय का असली मज़ा तो ज़ायल हुआ ही, उसके पीने का असल मकसद भी फौत हो गया। इसलिए मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान की चाय को सयाल हलवा कहा है। और ये मौलाना आज़ाद जो है ना, वो चाय जो है वो चीन का पिया करते थे। चे से चाय और चे से चीन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। नज़म गुफ्तगू या मेरा सफ़र का खुलासा लिखे। तो देखिए, नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की बेहतरीन नज़मों में से एक है। इस नज़म को इन्होंने हिंदुस्तान यानी हिंद पाक दोस्ती के नाम से मंसूब किया है। नज़म में इन्होंने मुल्क के दरमियान पैदा होने वाले मसलों से निजात की तरकीब बताई है। हिंद पाक पड़ोसी ममालिक है मगर हमेशा एक दूसरे के बीच कशीदगी बरकरार रहती है। शायर इस बात से वाकिफ़ है, इसलिए वह इस संगीन मसले के हल के लिए गुफ्तगू बाकी रखना चाहता है, क्योंकि गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ा से बड़ा मसला हल हो सकता है। शायर भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू के ज़रिए दोस्ती कायम करना और मसाइल को हल करना चाहता है। तो आसानी से आप लिंक लेंगे। आगे देखिए, नज़म गुफ्तगू या मेरा सफ़र का खुलासा लिखे। तो ऊपर में गुफ्तगू का खुलासा था, अब मेरा सफ़र का है। तो नज़म मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी की बेहतरीन नज़मों में से एक है। इस नज़म को इन्होंने इंसानी ज़िंदगी से लेकर मौत का सफ़र तक को मौजू बनाया है। मौत हर जानदार पर लाजिम है, लेकिन इसके साथ पैदाइश का अमल भी जारी रहता है। शायर ने मौत के सफ़र की मानूवियत को नज़म में पेश किया है। उसने नज़म के पहले ही मिसरे में कहा है कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, मौत से पहले आँखों की रोशनी चली जाती है। अब तक ज़िंदगी में इंसान जो भी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से पहले वह सारी शक्लें मस्ख हो जाती है। ज़िंदगी में यही मौत की अलामत है। शायर ने इस हकीकत को बयान करने के लिए इंसानी अज़ा के इन इस्तिआरों का इस्तेमाल किया है। आँखों के दिए, हाथों के कवल, ज़बान के पत्ते से नुत्क़ो सदा की तितली, इस तरह इसने वक्त और अपनी ज़ाती इस्तिआरों से नज़म को एक शायराना हुस्न अता किया है। शायर कहता है कि मौत के बाद लोग मुझे उस वक्त तक याद करेंगे जब मैं कुछ अच्छा काम करूँगा।
मेरी छाई ही मुझे मरने के बाद ज़िंदा रखेगी। तो इस तरह आप आसानी से लिख लेंगे। आगे देखिए, नज़्म मुतशायर का खुलासा लिखे। तो नज़्म मुतशायर ज़फ़र कमाली की लिखी हुई एक बेहतरीन नज़्म है। शायर ने इस नज़्म में बातिलों क़ुव्वतों को समाज के सामने नंगा करने की कोशिश करते हुए उन्हें खुद एहतिसाबी पर मजबूर किया है। इस नज़्म में ज़फ़र कमाली ने शायरी से नाबुलंदी होने के बावजूद शेर व अदब के नाम पर खाने वाले एक नाम नेहाद शायर को तख्ते मश्क बना दिया है। नज़्म का उन्वान मुतशायर है, यानी ऐसा शख्स जो खुद शेर नहीं कहा हो लेकिन समाज में शायर की हैसियत से अपने आप को पेश करने में कामयाब हो गया, यानी बनावटी शायर। यह बात सिर्फ शेर व अदब तक महदूद नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में ऐसे बनावटी लोग मरकज़ी और अहम मकाम तक पहुँच गए। जी बिल्कुल, आप अपने गाँव मोहल्ला में भी देख रहे होंगे। और अच्छे सच्चे लोग हाशिया पर डाल दिए गए हैं। इस तरह यह नज़्म हमें एक समाजी बीमारी की तरफ मुतवज्जा करती है और अच्छे लोगों का हक मारने वाले को जुर्म करार देती है। ज़रीफ़ाना इसलूब में लिखी गई इस नज़्म के ज़रिए शायरों को हंसते हंसाते अपने दामन पर निगाह करने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए आगे देखिए, गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। तो गज़ल अरबी ज़बान के लफ्ज़ है और इसके माने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। इस सिन्फ़ को गज़ल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हुस्न व इश्क ही इसका मौजू होता है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होता है। गज़ल का पहला शेर मतला होता है, पहला में लाम आता है और मतला में भी लाम आता है, इसलिए गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। तो आसानी से आप लिख लेंगे। आगे है मिर्ज़ा गालिब का तारुफ पेश कीजिए। जी हाँ, VBI क्वेश्चन है, मजमून में भी आ सकता है। पसंदीदा शायर या मिर्ज़ा गालिब पर मजमून लिखे तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो देखिए इसका जवाब किस तरह लिखना है। उर्दू और फ़ारसी ज़बान के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खां था। इन्हें उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा शायर समझा जाता है और फ़ारसी शायरी को हिंदुस्तानी ज़बान में मकबूल बनाने का सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। गालिब आगरा में 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। गालिब का ताल्लुक़ तर्क कुंबा से था और इनके दादा 1750 के लगभग वस्ती एशिया के समरकंद से हिंदुस्तान आए थे। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। इन्होंने बचपन में ही अपने वालिद को खो दिया था। चुनांचे चचा नसरुल्लाह बेग खां ने इनको अपनी परवरिश में लिया, लेकिन चंद सालों के बाद चचा भी इंतकाल कर गए। अब गालिब बराह रास्त माँ इज़्ज़तुन्निसा बेगम की सरपरस्ती में आ गए। मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की उम्र से ही शायरी शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी उमराव बेगम से हुई जो इलाही बख्श खां की बेटी थी। गालिब बचपन में पतंग, शतरंज और जुए की आदत में मुब्तला हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें आला दर्जे के बुजुर्ग अफराद की सोहबत का फ़ायदा हासिल हुआ। इन्होंने इब्तिदाई तालीम आगरा के करीब उस वक्त के मशहूर स्कॉलर मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म से हासिल की। कहा जाता है कि जिस माहौल में गालिब की परवरिश हुई थी उसने उन्हें शायर बनने की तरगीब दी। गालिब इस इलाके में मुकीम थे व गुलखाना फ़ारसी ज़बान की तालीम का एक आला मरकज़ था। अपनी ज़िंदगी के दौरान गालिब एक मकबूल शायर की हैसियत से मशहूर हुए। उर्दू और फ़ारसी के बेहतरीन शायर की हैसियत से उनकी शोहरत 19वीं और 20वीं सदी में बहुत दूर तक फैली और वह दुनिया भर में मशहूर हुए। गालिब की शायरी में एक तड़प, ख्वाहिश और एक कशिश अंदाज़ पाया जाता है जो आसानी से पढ़ने वालों के जहन को छू जाता है। तो इस तरह आप लिख देंगे। अब देखिए VBI क्वेश्चन आ रहा है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। मरसिया के अज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। एक और आएगा कसीदा के अज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए जो आगे है। फ़िलहाल है मरसिया के अज़ाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। तो देखिए सबसे पहले मरसिया को हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उसके 8 अज़ाए तरकीबी है वो भी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है जिसके माने हैं रोना, मातम करना। क्या ये आप याद नहीं कर लेंगे? आराम से याद कर लेंगे। तो मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएँ और उसकी मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया जाए। उर्दू में मरसिया उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शोहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। उर्दू में दूसरों लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़्म को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा कि शख्सी मरसिया किसे कहते हैं, तो दूसरे लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़्म को हम क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया कहते हैं। जैसे हाली का मरसिया या फिर गालिब का या इकबाल का मरसिया वगैरह। क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था आरिफ की मौत पर एक मरसिया जो गालिब का है।
अब देखिए मरसिया के अज़ाए तरकीबी 8 है जो मंदरजा झैल है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्जत, रज़्म, शहादत, बैन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। सबसे पहले हम चेहरा को डिफ़ाइन करते हैं, जिसे हम तमहीद भी कहते हैं। तो मरसिया के इस हिस्से में हमद, नात, मुनक़बत, मुनाजात, सुबह का मंज़र, रात का समा, गर्मी की शिद्दत, सफ़र की दुश्वारी और अपनी शायरी की तारीफ़ तमहीद के तौर पर बयान करता है। बस हो गया। सरापा का देखिए, सरापा मरसिया के इस हिस्से में शायर हीरो की जसामत, खूबसूरती, लिबास और दीगर औसाफ बयान करता है और उसकी बहादुरी की तारीफ़ भी करता है। अब आप लड़ाई करने जा रहे हो तो आप ख़ुद को हीरो ही हो ना। रुखसत मरसिया के इस हिस्से में शायर हीरो के मैदान जंग में जाते वक्त अलविदाई कलमात कहता है और उसकी कामयाबी की दुआ करता है। अब रुखसत के वक्त कोई भी दुआ ही करेगा ना, जाओ अल्लाह तुम्हारी भला करे, या अगर आप सफ़र में ही जा रहे हो तो अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब करे, यानी कहने का मतलब है दुआ करता है। और अजीज़ों से रुखसत हासिल करने का बयान होता है। आमद मरसिया के इस हिस्से में शायर हीरो का घोड़े पर सवार होकर शान व शौकत से मैदान जंग में जाने और आमद के सिलसिले में हीरो के घोड़े की तारीफ़ का बयान करता है। रज्जत मरसिया के इस हिस्से में बहादुरी के गीत गाए जाते हैं, जिससे शान व शौकत और बहादुरी का इजहार होता है। रज़्म मरसिया के इस हिस्से में दुश्मन के साथ जंग की मंजर कशी की जाती है। 5 मिनट आप याद करेंगे अगर गौर से तो याद हो जाएगा। शहादत मरसिया के इस हिस्से में हीरो का दुश्मन के हाथ से ज़ख्मी होकर शहीद होने का बयान होता है और शहादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं। बैन मरसिया के इस हिस्से में हीरो की लाश पर उसके अजीज़ों, रिश्तेदारों और मखसूस औरतों के रोने और बैन करने का बयान होता है। तो कितना आसान है। आ गए हैं दास्तान फसाने अजायब का तारुफ पेश कीजिए। हमारे नशाम में शामिल दास्तान फसाने अजायब के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर है, जो नहायत आसान इबारत में लिखी गई है। यह दास्तान बाग़ो बहार से तकरीबन 20 साल बाद शाये हुई है। फसाने अजायब के इस माखूज़ हिस्से में मुल्क यमन का एक बादशाह का हाल-ओ-ज़ार बयान किया गया है, जो अपनी हुकूमत एक अजनबी साहिल को सौंपकर सल्तनत से बाहर चला जाता है। बादशाह अपनी बेगम और बच्चों के साथ सफ़र की सोबत उठाता है। वह अपनी सादगी की वजह से एक सौदागर के फ़रेब में भी आ जाता है, जो धोखा से उसकी बेगम को अपने साथ ले जाता है। उसकी तलाश में बादशाह नड्ढाल हो जाता है। सितम बाला सितम इसका एक बच्चा गुरक़ाब हो जाता है, यानी पानी में डूब जाता है, तो दूसरे बच्चे को भेड़िया उठा ले जाता है। इस तरह इस दास्तान में जहाँ एक तरफ बादशाह की सादगी, नेक नियति और दरवेशाना सफ़ात को उजागर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उस पर आई मुसीबतों को भी पुरदर्द अंदाज में पेश बयान किया गया है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। हालांकि इस कहानी को और लंबा आप करना चाहो तो ये दास्तान को आप कर सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अब आगे देखिए, एहसान दानिश की खुदनविश से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। अब हम मज़ीद मुताले में आ गए तो देखिए, एहसानुल हक़ तखल्लुस दानिश मारूफ़ क़ाज़ी दानिश अली के फ़र्जंद थे। इन्होंने यह तखल्लुस अपने वालिद की निस्बत से रखा। क़ाज़ी दानिश अली एक ठेकेदार के पास मज़दूरों की जमात में शामिल थे और मज़दूरी किया करते थे। ज़रिए माश के लिए एहसान दानिश को भी यह पेशा इख्तियार करना पड़ा। चुनांचे एहसान दानिश ने एक तरफ जहानादारों और मज़दूरों की तंग दस्ती देखी, तो दूसरी तरफ अमीरों का ऐशो आराम, उनके ठाट बात और मज़लूमों के तई उनकी बेहसी का रवैया देखा। और यह सब कुछ उन्होंने सिर्फ देखा बल्कि उसे झेला भी। और यह सब कुछ उन्होंने न सिर्फ देखा बल्कि उसे झेला भी। एहसान दानिश ने अपने उन्हीं तजर्बात व मुशाहदात को अपने शायरी में समो दिया है। एहसान दानिश के खुदनविश जहाने दानिश से अख़ज़ किया गया है। जी हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ये जो खुदनविश है ये क्या कहते हैं, कहाँ से अख़ज़ किया गया है, तो जहाने दानिश से। इस खुदनविश से इंसान का हौसला बुलंद होता है। एहसान दानिश ने रेहट पर बैल की तरह काम करके मेहनत व मशक्क़त की तरगीब दी है। वह यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में मज़दूरों की हैसियत से ईंटें धोता है, बैल की तरह रेहट खींचता है और बाद में इस इदारे में एक मुम्तहन की हैसियत से भी जाना जाता है, यानी एक एग्ज़ामिनर की हैसियत से भी जाना जाता है। ऐसे लोगों की मिसाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेहनत मजदूरी के साथ साथ मुताला के लिए वक्त निकाल लेता और तंदुरुस्ती का ख्याल रखते हुए वर्जिश के मानिंद तेल मालिश करना और गर्म पानी से गुस्ल करना आला मकाम की जानिब परवाज़ करने की कोशिश है। इस खुदनविश्त से यह हमें नसीहत मिलती है कि अगर अज़्म मुसम्मम हो, यानी अगर हम ठान ले तो फिर हालात कैसे भी हो उसके बावजूद ज़िंदगी में आला मकाम पाया जा सकता है। कोई जानता था कि मज़दूर क़ाज़ी अली के मज़दूर फ़र्जंद यानी बेटा एहसान दानिश, जिसने मज़दूरों की हैसियत से काम करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में रेहट चलाया,
एक दिन उसी यूनिवर्सिटी में यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में मुम्तहिन की हैसियत से पहुंचकर वहां के अमलों को हैरत व इस्तेआब में डालकर यह कहने पर मजबूर कर देगा कि बस अब आपको मर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी तरक्की हर शख्स को नसीब नहीं होती। चलिए आगे देखिए, एहसान दानिश अपनी कौन सी यादगार छोड़ना चाहते थे, BBI क्वेश्चन है। तो मारूफ शायर एहसान दानिश मासी तंगी के सबब मजदूरी भी क्या करते थे। इसी दौरान एक बार उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में यौम मजदूरी पर रेहट चलाने का भी काम किया था। हर शख्स अपनी यादगार छोड़ना चाहता है ताकि लोग उसकी मौत के बाद उस निस्बत से उन्हें याद करते रहें। इस निस्बत से एहसान दानिश की भी यही ख्वाहिश थी, चुनांचे वो अपने यादगार के तौर पर पढ़ने लिखने से मुताल्लिक़ कई चीज़ें छोड़ना चाहते थे। वह पंजाब यूनिवर्सिटी में मज़दूर की हैसियत से काम कर चुके थे। अरसा दराज के बाद फिर अपनी मेहनत से पढ़ लिख कर जब वो प्रोफेसर बने और उसी यूनिवर्सिटी में क्या हो गए, एग्ज़ामिनर बनकर आ गए, तो उनकी माजी की याद ताज़ा हो गई, यानी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। वहाँ के मुलाजिमीन ने भी उन्हें पहचान लिया और उनकी इस तरक्की को तअज्जुब के साथ देखते हुए उसे हिंदुस्तान भर की पहली मिसाल बताया। इस पर एहसान दानिश ने मुलाजिमीन से कहा कि चौंकने की ज़रूरत नहीं है, वह चाहते हैं कि मैं एक मज़दूर यूनिवर्सिटी बनाऊं और अगर ज़िंदगी ने मौका दिया और हालात मुवाफ़िक़ रहे तो अपनी तसानीफ़ के अलावा वह एक आला मेयार की लाइब्रेरी भी कायम करेंगे। आगे देखिए, अफसाना क्वारंटीन का खुलासा लिखिए। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि बस आप लोगों को पढ़ना है, इसमें समझाने की कोई क्या कहते हैं ऐसा वर्ड ही नहीं है जो मैं आपको अलग से समझाऊँ। ज़ेर नसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी है। इस अफसाने को उर्दू के अच्छे अफसानों में शुमार किया जाता है। इस अफसाने में दो अहम किरदार डॉक्टर और भागो हैं जो बराबर अपने जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान पूरे अफसाने में आमने सामने होते रहते हैं। डॉक्टर एक तालीम याफ्ता किरदार है जबकि भागो एक जाहिल और नाखानदा किरदार है। गर्चे भागो का काम गलाजत से भरा हुआ है और डॉक्टर के मुकाबले में बहुत ही कमतर किरदार है। इसके बावजूद भागो का किरदार क़ारीन यानी दर्शक को ज़्यादा मुतासिर करता है। भागो जिस तरह अपने फ़र्ज़ की अदायगी में मशगूल रहता है यानी बिज़ी रहता है, उससे डॉक्टर को भी हिम्मत मिलती है जो किसी भी दर्शक पर अपना छाप छोड़ जाता है। कारी का मतलब वही दर्शक। भागो को इंसानों से मोहब्बत है, उसके दिल में इंसानों के लिए दर्द है, इसलिए प्लेग जैसा मुहलिक मर्ज़ भी भागो को खौफज़दा नहीं कर सकता। देखिए इस अफसाने को आप पढ़ेंगे ना तो वो क्वारंटीन है और अभी जो कोविड-19 आया है उसी से मिलता जुलता ये भी है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ ही में आ रहा है। क्या कहते हैं, उसके दिल में इंसानों के लिए दर्द है, इसलिए प्लेग जैसा मौलिक मर्ज़ भी भागो को खौफज़दा नहीं कर सकता। भागो की बीवी की मौत हो जाती है, जी हाँ, फिर भी वह मरीज़ों की खिदमत से पीछे नहीं हटता और मज़ीद अनहमाक के साथ प्लेग को मिटाने में मसरूफ़ हो जाता है। भागो जब प्लेग के मरीज़ों की बेतकल्लुफ़ खिदमत करता है तो इस मरहले में डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसे मरीज़ों के साथ रहकर काम करते हुए डर नहीं लगता। भागो जवाब देता है कि आदमी को वक्त आने पर ही मौत आती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, मौत जिस दिन आनी है आकर रहेगी। इस तरह भागो डॉक्टर को जवाब देकर कहानी को आगे बढ़ाता है। जिस तरह भागो प्लेग के मरीज़ों के दरमियान बेतकल्लुफ़ आता जाता है, इस सूरत में उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। बिल्कुल अभी जो क्वारंटीन है, क्या कहते हैं, कोविड-19 जो आया था, आप इतना दौड़ बढ़िया करेंगे तो वो तो मौत आ सकती है ना। लेकिन इस अफसाने को आगे जारी रखने के लिए कहा गया है कि क्या कहते हैं, जब मौत आएगी तो आनी ही है, कोई नहीं रोक सकता। तो अब आप ऐसा ना हो कि आप भी चले जाओ, है ना। अभी जो कोविड-19 आया था और फिर अभी भी क्वारंटीन वगैरह तो लग ही रहा है। तो जिस तरह भागो प्लेग के मरीज़ों के दरमियान बेतकल्लुफ़ आता जाता है, इस सूरत में उसकी मौत भी वाक़ हो सकती थी। लेकिन कहानी को जारी रखने के लिए भागो का आखिरी वक्त तक ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसलिए वह ज़िंदा रहता है। कहानी में अलमिया की शक्ल में उस वक्त सामने आती है जब भागो की बीवी की मौत हो जाती है। अब कहानी का रुख बदल जाता है और डॉक्टर प्लेग को मिटाने में शबो रोज़ यानी दिन रात मसरूफ़ हो जाता है, जी हाँ, और आखिरकार शहर से प्लेग का ख़ात्मा हो जाता है। समझे, जिस तरह से कोविड-19 का ख़ात्मा हुआ है ना, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह हो ही जाएगा। इसके बावजूद भागो हमारी तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। इसकी वजह डॉक्टर का गुरूर और सिले की तवक्को है, जबकि भागो के किरदार में किसी भी मंजिल में यह बात नहीं है, बल्कि सादगी ही उसके किरदार का ज़ेवर है। इस मरहला में कहानी अपने फितरी अख्तिताम को पहुँच जाता है।
चलिए अब आगे देखिए, जस्ट हम एंड तक पहुंचने वाले हैं। कसीदा के अज़ाए तरकीबी बयान कीजिए। तो मैंने कहा था ना, ये VBI क्वेश्चन है। मरसिया के अज़ाए तरकीबी और कसीदा के अज़ाए तरकीबी आप ज़रूर याद करके जाएंगे। कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह का मतलब होता है तारीफ़, यानी उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए या किसी की हुजू यानी बुराई की जाए। हुजू का मतलब बुराई। कसीदा के अज़ाए तरकीबी 5 है जो मंदरजा झैल है। तशबीब, गुरेज़, मदह या हुजू, हुस्न तलब या मद्दुआ और दुआ। या जहाँ पर है यानी जैसे मदह या हुजू है तो मदह कहे या हुजू कहे बात बराबर है। उसी तरह हुस्न तलब कहे या मद्दुआ कहे बात बराबर है। तशबीब कसीदा का पहला हिस्सा तशबीब कहलाता है। कसीदा के इस हिस्सा में आमतौर पर कसीदा निगार तमहीद के तौर पर कुछ अशार कहता है, जिसमें बाज़ अशार मुनाज़िर फ़िज़ा से मुताल्लिक़ होते हैं और बाज़ अशार हुस्न इश्क से भी मुताल्लिक़ होते हैं। यही हिस्सा आगे चलकर गज़ल में तब्दील होता है। गुरेज़ कसीदा का यह हिस्सा अबूरी होता है, यानी शायर तशबीब के अशार कहते हैं। तशबीब यानी ऊपर वाला अचानक मदह की तरफ चला जाता है, यानी तशबीब का अशार कहते कहते अचानक जो है ना वो क्या कहते हैं मदह की तरफ चला जाता है, यानी तारीफ़ की तरफ चला जाता है। तशबीब से तारीफ़ की तरफ आने के अमल को ही गुरेज़ कहते हैं, यानी तशबीब से मदह यानी तारीफ़ की तरफ आने के अमल को हम क्या कहते हैं, गुरेज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मदह या हुजू। कसीदा का यह हिस्सा नहायत अहम होता है और इसी पर कसीदे की बुनियाद होती है। जी हाँ, सबसे मेन जो है ना वो यही हिस्सा है। इस हिस्से में शायर अपने ममदूह की तारीफ़ करता है और इसी से मुताल्लिक़ अशार कहता है। ठीक है, हुस्न तलब या मद्दुआ। कसीदे के इस हिस्से में शायर अपने मखसूस अंदाज में ममदूह से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। तलब का अंदाज़ बहुत नाजुक होता है ताकि कोई बात ममदूह की तबीयत पर गिरा न गुजरे। दुआ या कसीदा का सबसे आखिरी हिस्सा होता है जिसमें शायर अपने ममदूह को लंबी उम्र या बुलंदी, इक़बाल वगैरह की दुआ देकर कसीदा ख़त्म कर देता है। जैसे गालिब ने अपने कसीदे में बहादुर शाह ज़फ़र को दुआ दी कि तुम्हारी सल्तनत क़यामत तक बाकी रहे। तो ये क्या है, एक दुआ देना हुआ। तो इसी तरह आप याद कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, वली दकनी का तारुफ पेश कीजिए। वली दकनी उर्दू का ऐसे पुराने शायर है जिसके नाम, वतन और सने वफ़ात सबके बारे में जिस कदर इख्तिलाफ है, उसी तरह वली की जाए पैदाइश और वतन को लेकर मुहक्किकीन की अलग अलग राय है। वली दकनी को मौलाना आज़ाद ने उर्दू गज़ल का बाबाए आदम कहा है। समझे, यह ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आ जाए। बहरहाल मुख्तलिफ मुहक्किकीन के मुताबिक उनका पूरा नाम वली मोहम्मद था और उनकी पैदाइश और वफ़ात दोनों औरंगाबाद में। और किन्होंने वली दकनी ने मदरसा हिदायत बख्श तालीम हासिल की थी, हालांकि इन्हें गुजरात से भी लगाव था। शायद यही वजह है कि बाज़ मुहक्किकीन ने वली को गुजराती माना है, जिसका इजहार उनके कई अशार से होता है। इनकी वफ़ात 1720 ईस्वी में हुई है, क्योंकि डॉक्टर जमील जालवी ने अपनी तहक़ीक़ से साबित कर दिया था कि वह 1720 ईस्वी तक ज़िंदा थे। तो इस तरह से हमने सारे सवालों का जवाब बता दिया है। उम्मीद आप देख लिए होंगे। नीचे आप देख रहे हैं कि बेहतरीन तैयारी के लिए आप AH ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं अब आप लोगों का आंसर शीट के साथ हाज़िर होऊंगा जब आप लोग एग्ज़ाम देकर आएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।